स्टूडेंट्स, अब हम इसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में देखते हैं जो नेशनल इनकम के हैं। एक आता है मॉनेटरी इनकम, दैट पर्टिकुलर इनकम विच इज़ इन फॉर्म ऑफ मनी और कैश। जो भी इनकम मनी या कैश के रूप में है दैट इज़ कॉल्ड मॉनेटरी इनकम। जैसे कोई मजदूर काम करता है, पूरे दिन काम करता है और शाम को उसको 500 रुपये मिल गए, ये उसकी मॉनेटरी इनकम है। फिर आता है रियल इनकम, दैट पर्टिकुलर इनकम विच इज़ ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो वस्तु और सेवाओं के रूप में होती है दैट इज कॉल्ड रियल इनकम। कि उस मजदूर ने काम किया और शाम को उसको 20 kg वीट मिल गया, गेहूं मिल गया, तो ये क्या हो गई, उसकी रियल इनकम हो गई। मॉनेटरी इनकम हमेशा मनी के रूप में होती है और रियल इनकम हमेशा गुड्स और सर्विसेज के रूप में होती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन बी परचेज बाई एनी पर्सन विद द हेल्प ऑफ हिज मॉनेटरी इनकम। कि कोई भी व्यक्ति अपनी मॉनेटरी इनकम से जितनी भी वस्तु या सेवाएं ले सकता है, खरीद सकता है, वो उसकी रियल इनकम होती है। मजदूर को 500 रुपये मिल गए, ये उसकी मॉनेटरी इनकम है। अब इस 500 रुपये से वो बाजार से कितना सामान खरीद सकता है, ये उसकी रियल इनकम है। मॉनेटरी इनकम हमेशा मनी के रूप में होती है, जबकि रियल इनकम हमेशा गुड्स और सर्विसेज के रूप में होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फॉर्मूला ऑफ रियल इनकम। रियल इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो रियल इनकम इज इक्वल टू मॉनेटरी इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100। कि जो भी किसी व्यक्ति की मॉनेटरी इनकम है उसको जब हम उसकी प्राइस इंडेक्स से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हमें उसकी रियल इनकम पता चल जाएगी। देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रियल इनकम, इक्वल टू मॉनेटरी इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। इसके बाद आता है नेशनल इनकम ऑन करंट प्राइसेस। करंट प्राइसेस और इसी का ही दूसरा नाम है मॉनेटरी नेशनल इनकम। ये तो सिर्फ थी मॉनेटरी इनकम, बट यहां पर आ रही है मॉनेटरी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम ऑन करंट प्राइसेस जो होती है, करंट प्राइसेस वाली नेशनल इनकम को हमेशा मॉनेटरी नेशनल इनकम कहा जाता है। नेशनल इनकम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, नेशनल इनकम इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। कि जितना भी प्रोडक्शन हुआ है जब हम उसको मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी विल गेट नेशनल इनकम। अगर हमारे पास 2019 का प्रोडक्शन है और उसको 2019 की ही प्राइस से मल्टीप्लाई करें, मींस जिस ईयर का वो प्रोडक्शन है उसी ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करें, देन वी विल गेट नेशनल इनकम ऑन करंट प्राइसेस और मॉनेटरी नेशनल इनकम। व्हेन वी मल्टीप्लाई द क्वांटिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर ईयर विद द प्राइसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर, उसी वर्ष की कीमतें और उसी ही ड्यूरेशन की प्राइसेस दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो इसे हम कहते हैं नेशनल इनकम ऑन करंट प्राइसेस और मॉनेटरी नेशनल इनकम। इसके बाद आता है नेशनल इनकम ऑन कांस्टेंट प्राइसेस। कांस्टेंट प्राइसेस और इसका दूसरा नाम क्या है, रियल इनकम। करंट प्राइसेस पर जो होती है वो मॉनेटरी नेशनल इनकम होती है और कांस्टेंट प्राइसेस पर जो होती है वो रियल नेशनल इनकम होती है। जब भी हम किसी भी ईयर के प्रोडक्शन को उसी ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई ना करके और किसी दूसरे वर्ष जैसे कि आधार वर्ष की प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर उसे क्या कहा जाएगा, नेशनल इनकम ऑन करंट कांस्टेंट प्राइसेस। हमें पता है कि नेशनल इनकम कैसे फाइंड आउट होती है, प्रोडक्शन को प्राइसेस से मल्टीप्लाई किया जाता है। इस बार प्रोडक्शन 2019 का है बट उसको 2019 की प्राइस से मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि इससे पहले कोई वर्ष या कोई आधार वर्ष है उसकी प्राइसेस से मल्टीप्लाई कर दे। मीन्स हमने प्राइस तो ले ली 2012 की और प्रोडक्शन की हमने 2019 का, तो अब जो नेशनल इनकम हमें मिलेगी दैट इज नेशनल इनकम ऑन कांस्टेंट प्राइसेस और रियल नेशनल इनकम। जिस ईयर का प्रोडक्शन है अगर उसी ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करें देन नेशनल इनकम ऑन करंट प्राइसेस, और जिस ईयर का प्रोडक्शन है अगर उसको उस ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई ना करके किसी दूसरे ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी विल गेट नेशनल इनकम ऑन कांस्टेंट प्राइसेस, और इसी का ही दूसरा नाम क्या है, रियल नेशनल इनकम। फॉर्मूला ऑफ रियल नेशनल इनकम, क्योंकि दो नाम है इसलिए दो तरह से फार्मूला निकल सकता है। अगर वो कहे कि फॉर्मूला ऑफ रियल नेशनल इनकम देन रियल नेशनल इनकम इज इक्वल टू मॉनेटरी नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। अगर रियल के नाम से पूछे तो फिर फॉर्मूला बनेगा मॉनेटरी के नाम से। अगर वो पूछता है फॉर्मूला ऑफ नेशनल इनकम ऑन कांस्टेंट प्राइसेस, नेशनल इनकम ऑन कांस्टेंट प्राइसेस, तो फिर वो फॉर्मूला बनेगा नेशनल इनकम ऑन कांस्टेंट प्राइसेस इज इक्वल टू नेशनल इनकम ऑन करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100।
मतलब ये कि अगर वो रियल नाम से फॉर्मूला चाहता है तो मॉनेटरी के नाम से बना देंगे, और अगर वो कांस्टेंट प्राइस के नाम से फॉर्मूला चाहता है फिर हम उसको करंट प्राइस के नाम से बना देंगे। तो फॉर्मूला ऑफ रियल नेशनल इनकम दैट इज इक्वल टू रियल नेशनल इनकम इक्वल टू मॉनेटरी नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। अगर दूसरे तरीके से पूछते हैं फॉर्मूला ऑफ नेशनल इनकम ऑन कांस्टेंट प्राइसेस, तो इसका फॉर्मूला बनेगा नेशनल इनकम ऑन कांस्टेंट प्राइसेस इज इक्वल टू नेशनल इनकम ऑन करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। रियल का पूछे तो मॉनेटरी से, और कांस्टेंट का पूछे तो करंट प्राइसेस से। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है स्टॉक, STOC के स्टॉक, दैट पर्टिकुलर इकोनॉमिक एलिमेंट विच कैन बी मेजर एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी आर्थिक तत्व की वह मात्रा जिसे हम एक एग्जैक्ट पॉइंट पर मेजर कर सकते हैं, विच कैन बी मेजर एग्जैक्टली एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित बिंदु पर, समय के एक निश्चित बिंदु पर जिसको मापा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। और इसी का ही दूसरा कॉन्सेप्ट आता है फ्लो, जिसे हम बोलते हैं प्रवाह, दैट पर्टिकुलर इकोनॉमिक एलिमेंट विच कैन बी मेजर ओनली इन ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जिसको एक ड्यूरेशन में मापा जा सकता है, पॉइंट में नहीं मापा जा सकता, बट उसको एक ड्यूरेशन में मापा जा सकता है, विद इन ए पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ए पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड फ्लो, विच कैन बी मेजर एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि मेरी जेब में 100 रुपए हैं, एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट मेरी जेब में 100 रुपए हैं, इट कैन बी मेजर एग्जैक्टली एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। बैंक में मेरे अकाउंट में 1000 रुपीज डिपॉजिट है, विच ऑल्सो कैन बी मेजर एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि आप कभी भी मेजर कर ले किसी पॉइंट पर मेरे अकाउंट में 1000 रुपया जमा है। कोई भी एक पानी का टैंक है, उसमें पानी है, इट मीन्स दैट इज एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। और कुछ को ऐसा होता है कि उनको एक पॉइंट पर मेजर नहीं किया जा सकता, उनको एक ड्यूरेशन में मेजर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन कभी भी एक एग्जैक्ट पॉइंट पर नहीं होता, प्रोडक्शन होने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, एक ड्यूरेशन लगती है, इसलिए प्रोडक्शन क्या माना जाएगा, फ्लो माना जाएगा। आप किसी भी एलिमेंट का कंजम्पशन करते हैं, कोई भी आपके पास खाने पीने कुछ भी आप उसका कंजम्पशन करते हैं, इवन कि आप अगर एक रोटी भी खाते हैं तो उस रोटी को खाने में आपको थोड़ा सा एक ड्यूरेशन लगेगा, चाहे वो कम लगे थोड़ा ज़्यादा, बट ड्यूरेशन लगेगा। आप उस एक रोटी को एग्जैक्ट एक पॉइंट पर कंज्यूम नहीं कर सकते, तो कंजम्पशन जो होता है वो भी फ्लो होता है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट, अगर आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक पॉइंट पर नहीं कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ड्यूरेशन लगेगी। इसी तरह से नेशनल इनकम, हम बार बार बात कर रहे हैं नेशनल इनकम, और हमारा जो इसका मीनिंग बन रहा है वो क्या बन रहा है, इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, यानी कि नेशनल इनकम का जो भी मेजरमेंट होता है वो एक फाइनेंशियल ईयर के ड्यूरिंग में होता है, और एक ड्यूरेशन है, ये एक साल की ड्यूरेशन है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल अप टू 31 मार्च। तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन या सेविंग या इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें या नेशनल इनकम, ये सब क्या होती है, एक पीरियड ऑफ टाइम पर ही मेजर की जा सकती है, इन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज फ्लो। तो विच कैन बी मेजर एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज स्टॉक, एंड विच कैन बी मेजर इन ए पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड फ्लो। अब बात आती है डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो की, स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टॉक की और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्लो की। तो सबसे पहला तो इनका बेसिक मीनिंग आ जाता है, व्हाट इज स्टॉक। स्टॉक कैन बी मेजर एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि स्टॉक को हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जा सकता है, जबकि फ्लो को हमेशा एक पीरियड ऑफ टाइम पर ही मेजर कर पाएंगे, इन ए पीरियड ऑफ टाइम मेजर कर पाएंगे। तो सबसे पहला है कि स्टॉक कैन बी मेजर एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, whereas flow can be measured in a period of time. Stock is a static concept, क्योंकि इसको आप एक पॉइंट पर मेजर कर रहे हो, एग्जैक्टली एक पॉइंट पर कोई भी चेंज नहीं हो सकता, पॉइंट एक पॉइंट ही होता है और उस पर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता, इसलिए ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, मतलब एक स्थिर धारणा है ये। एंड फ्लो इज ए डायनामिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि फ्लो एक ड्यूरेशन होती है, ड्यूरेशन में चेंजेस आ सकते हैं, इसलिए फ्लो हमेशा डायनामिक होता है, गत्यात्मक होता है, जबकि ये स्टैटिक होता है, स्थिर होता है। स्टॉक का कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, नो टाइम डायमेंशन, यानी कि स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन यानी कोई ड्यूरेशन नहीं होती, जबकि फ्लो में हमेशा टाइम डायमेंशन होता है, यानी कि एक उनके पास ड्यूरेशन होती है। स्टॉक में कभी भी ड्यूरेशन नहीं होती, जबकि फ्लो में हमेशा ड्यूरेशन होती है, हैव ए टाइम डायमेंशन। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो स्टॉक के एग्जाम्पल होंगे, नोट ऑफ ₹100, एक 100 रुपये का नोट है, एग्जैक्टली वो 100 रुपये का है, वो आपके पास है, कहीं भी है वो एग्जैक्टली 100 रुपये का है। या बैंक डिपॉजिट, जैसे हमने बताया कि अभी मेरे अकाउंट में 1000 रुपये जमा है, वो एक पॉइंट पर मेजर किया जा सकता है। तो नोट ऑफ ₹100, बैंक डिपॉजिट या एक टैंक में पानी
ये सब चीज़ें क्या है, स्टॉक एग्जाम्पल है। इसी तरह से अगर हम फ्लो की बात करें तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम, ये सब चीज़ें जो हैं ये क्या है, ये फ्लो है, क्योंकि इन सब के होने में एक टाइम लगता है, एक ड्यूरेशन लगती है, इसलिए ये सब फ्लो माने जाएंगे। जिनको हम एग्जैक्ट एक पॉइंट पर मेजर कर सकते हैं वो स्टॉक होते हैं, और जिनको हम पॉइंट पर मेजर ना करके ड्यूरेशन मेजर कर सकते हैं वो हमेशा फ्लो होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन डिफरेंस का ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये 3 नंबर में 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, तो इसको थोड़ा सा आप रीड इट केयरफुली। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। अब जैसे हम बात करें कि स्टॉक में एक टैंक में पानी है, एग्जैक्ट है, वो स्टॉक है, बट अगर उसी टैंक में से पानी रिस रहा है तो वो पानी एक पॉइंट पर नहीं रिसता, उसको रिसने में काफ़ी सारा टाइम लगेगा कुछ घंटे भी लग सकते हैं, ड्यूरेशन लग सकती है। तो पानी है तो स्टॉक है, और अगर पानी रिस रहा है तो फिर वो फ्लो बन जाएगा, क्योंकि उसमें एक टाइम ड्यूरेशन होती है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि नेशनल इनकम के रिगार्डिंग है, और इनको भी हमें ध्यान से देखना है। ये सारी बातें क्लियर होंगी, ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तभी जाकर हमारा नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे तरीके से क्लियर हो पाएगा। और इसी तरह से अभी कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी आपके सामने आने वाले हैं, और आप उन पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और धीरे धीरे ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और हमारा नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।